हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं अपनी की। और सिंपल इंटरेस्ट अपना नेक्स्ट पार्ट। सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ था, तो ये मैं मानकर चलूंगा कि आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की होगी और पीछे का जो भी आपका बैकलॉग है उसको क्लियर किया होगा, और जिनका क्लियर है उन्होंने रिवीजन कर लिया होगा। ओके, तो अब ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, इसको करते हैं। और जिन लोगों ने इसको किया आप मुझे जवाब बताएंगे इसका। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका आंसर दिया था, मैंने देखा, हाँ ठीक था बिल्कुल, एक दो बच्चों का गलत भी था। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सवाल में। सवाल है बच्चे, 15,600 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष एवं 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि 3 वर्षों के उपरांत कुल ब्याज जो मिला है 3738 रुपये है, तो 7% पर जो पैसा दिया गया है वो कितना है? देखो, यहां सवाल आपके पास है कि टोटल जो धनराशि है ना वो 15,600 है। टोटल जो पैसा है वो 15,600 है। अब 15,600 को दो भागों में बांटा है। हमें नहीं पता किस किस में बांटा है, दो भागों में बांटकर एक जो हिस्सा है उसे तो 7% के ब्याज पर दे दिया, जो दूसरा हिस्सा है उसे 9% के रेट पर दे दिया। दो अलग अलग पार्ट्स हैं 15,600 के, एक को 7%, एक को 9%। और कह रहा है कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद टोटल जो हमको ब्याज मिला है ना, टोटल जो हमको ब्याज मिला है वो 3738 रुपये है। वो कितना है? वो 3738 रुपये टोटल ब्याज हमको मिला है। तो आपसे कह रहा है बताओ जो 7% पर पैसा दिया गया है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, क्या जवाब था इसका? भाई ऐसे सवाल जब भी होंगे ना कि आपको एक धनराशि दे देगा, उसका कुछ हिस्सा कुछ परसेंट पर, कुछ हिस्सा दूसरे परसेंट पर देगा, तो ऐसे सवालों को हम हमेशा एलिगेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे कि भाई टोटल 15,600 है, उसका कुछ हिस्सा और टोटल 3 साल का ब्याज इतना है। सबसे पहले इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है? हमें ओवरऑल ब्याज की दर निकालनी है। क्या करना है बच्चे? हमें ओवरऑल क्या करना है? हमें ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट या ओवरऑल ब्याज की दर, ब्याज की दर, ये आपके पास काम है कि ओवरऑल ब्याज कितना है। सर 3738। और ये ओवरऑल जो ब्याज 3738 रुपये मिला है किस पर मिला है? 15,600 पर, 3 साल में। तो यहां ओवरऑल दर निकालनी है। तो साधारण ब्याज कितना है? 3738 रुपये। 3738 बराबर मूलधन कितना है? 15,600। दर आपने निकालनी है। समय कितना है? 3 वर्ष और बटा 100। तो यहां से ओवरऑल ब्याज की दर आ जाएगी, फिर उसे हम एलिगेशन मेथड में रख देंगे और हमारा नीचे जो अनुपात बनेगा वो मूलधन का ही बनेगा। देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छिंग 18। ये अब किससे जाएगा? 13 निम्मा 117, 4 3 7, 156। 12 से कटेगा क्या? नहीं, 12 से भी नहीं कटेगा। तो फिर किससे काटे? 2 से काटे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 623, 13 चौके 52। नहीं है तो यहां से आर कितना आ गया? आर आ गया 623, 623 बटा 78%। इसको ऐसे ही रहने दो, 623 बटे 78%, इसको एज इट इज रहने दो। तो आपने ओवरऑल ब्याज की दर निकाल दी 623 बटा 78%। अब क्या करना है? एक तरफ 7% रखना है, एक तरफ 9% को रखना है, और बिल्कुल बीच में रखना है जो ओवरऑल ब्याज की दर है उसको। तो ये आ जाएगा 623 बटा 78%। इसे सॉल्व कर लो, नीचे जो अनुपात बनेगा उसको 15,600 में तोड़ देना, आपका आंसर हो गया है। ठीक है।
अब यहां नीचे 78 है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों में 78 की गुणा कर देंगे। ये तो हमने एलिगेशन मेथड में सीखा है भाई। 78 से 78 गया, 7 8 56, हासिल का 5, 7 7 49 और 5 54, 9 72, हासिल के 7, 9 7 63, 63 और 7 70, ये आ गया 702। अब भाई बड़े में से छोटा घटा दो, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 2 गए 7, यहां कितना आएगा, 13 में से 6 गए 7 और 11 में से 4 गए 7, 77 ये आ गया। ठीक है भाई, तो नीचे जो अनुपात बना वो बना 79-77 का, और ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का ही रेशियो है। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, 9 और 7 16, 7 7 14 और 1 15, भाई दोनों को जोड़कर 156 आया, और 156 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 15,600 के। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 15,600 बटे 156, पूरा कट गया 100 बार। आपसे क्या पूछ रहा है, 7% पर कितना पैसा दिया गया, तो 7% पर ये वाला धन दिया गया है ना, 7% वाला इधर, 9% वाला इधर, तो 79 इंटू 100 आपका जवाब होगा 7900। बिल्कुल सही जवाब है, ये रहा। यही आपने करना है। ठीक है, ऐसे सवालों में जब भी टोटल धनराशि का कुछ हिस्सा कुछ परसेंट पर, बचा हुआ हिस्सा दूसरे परसेंट पर देगा, तो हम उसमें ओवरऑल ब्याज की दर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल एक बार और देता हूं मैं, ऐसा ही सवाल आपको। बच्चे जरा देखना इस सवाल को और बताना मुझे जवाब इसका। बताओ भाई। सवाल है, एक 17,500 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर दिया गया। देखो बच्चे, टोटल जो पैसा है वो 17,500 है, उसको दो भागों में बांटा गया, और एक भाग को तो 24% के रेट पर दे दिया ब्याज पर, और दूसरे भाग को 10% के रेट पर दे दिया ब्याज पर। और कह रहा है ऐसा करने पर 5 साल के बाद, ऐसा करने पर 5 साल के बाद जो ओवरऑल हमें ब्याज मिला है ना, वो 13,300 रुपए मिला है, 13,300 रुपए। तो आपसे कह रहा है 24% और 10% की दर से उधार दी गई राशियों में क्या रेशियो बनेगा, बताइए। सेम क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओवरऑल, ओवरऑल ब्याज की दर निकालनी है। ओवरऑल ब्याज की दर, हमें ओवरऑल ब्याज कितना मिला है बच्चा, 13,300 रुपए। मूलधन कितना है, 17,500। दर कितनी है नहीं पता, आर मान लेते हैं। समय कितना है, 5 वर्ष और बटा 100। यहां से आर की वैल्यू निकालकर बस एलिगेशन मेथड लगा दो, कुछ भी नहीं है, हो गया सवाल। ठीक है, हो गया सवाल। अच्छा, आंसर गलत लगा दिया है क्या, हाँ कोई बात नहीं, 7900। ठीक है बच्चे, भावनाओं को समझो, आंसर आ गया ना, भावनाओं को समझो, नहीं समझ रहे हो तुम। हाँ ठीक है, देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ये 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 1900 बार। ओके, 25 से जाएगा, 25 सत्ते 175, आगे बचा 15, 25 छिक्के 150। तो यहां से आर कितना मिल गया, 76 बटे, और ये 5 यहां आ जाएगा। ये हमको आर मिल गया, जो ओवरऑल ब्याज की दर है बच्चा वो 76 बटे 5% है। अब उसने कहा एक जो हिस्सा है उसको 24% पर दिया गया, और जो दूसरा हिस्सा है उसको 10% पर, और ओवरऑल ब्याज की दर जो है उसको सेंटर में हम रख लेंगे। ये हमारा यहां से जो रेशियो बनेगा भैया वो हमारे मूलधन का ही बनने वाला है। अब यहां बटे में 5 है, तो क्या करेंगे, तीनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 उड़ गया, 24 पंजे 120, 10 पंजे 50, और ये 76 बचेगा। 76 में से 50 गया 26,
120 में से 76 गया, कितना जाएगा? 24 और 20 44। 10 में से 6 गया 4, 11 में 7 गए 4। ठीक है, 2 से कटेगा 13 बार, 2 से कटेगा 22 बार। तो नीचे जो रेशियो बना है ये मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का ही बना है। उसने बोला है कि 24% और 10% पर जो पैसा दिया गया उसका रेशियो कितना है। तो 24% पर 13 यूनिट और 10% पर 22 यूनिट। हमारा जवाब है 13:22, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा? नहीं, हाँ इसको करिए। देखो भाई सवाल को जरा। कुल 4900 रुपए में से, टोटल 4900 रुपए। बच्चे इसमें ना किस्त वाले सवाल बचते हैं ब्याज, साधारण ब्याज में। मैं क्या करता हूं, जो किस्त वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जब चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ेंगे उसके बाद मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों वाले सवालों की क्लास आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, किस्त वाले क्वेश्चंस का ही टॉपिक रहेगा उसमें, और उसमें साधारण और चक्रवृद्धि की किस्त एक साथ पढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा, किस्त वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। साधारण और चक्रवृद्धि का हल्का सा डिफरेंस होता है इसी वजह से। ठीक है, चलो किस्त वाला क्वेश्चन जो साधारण ब्याज में आते हैं उनको हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बाद, दोनों की किस्तों को एक साथ। कुल 4900 रुपए में से 1/9% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया, और जो शेष धन है जो बच गया है उसको 12% की ब्याज की दर पर निवेश किया गया। यदि प्रत्येक स्थिति में बराबर समय में, बराबर समय का मतलब है कि 9% पर जो पैसा दिया गया है जितने समय के लिए, उतने ही समय के लिए 12% वाला पैसा दिया गया है। कह रहा जो बराबर समय में ब्याज मिलता है ना वो बराबर मिलता है, बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो लगाए गए धन का अनुपात बताना है। देखो इसमें बड़ी सिंपल सी है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि भाई यहां 4900 की हमें कोई नीड ही नहीं है, हमें अनुपात बनाना है ना, तो कोई नीड नहीं है भैया। हमें एक बात पता है, मैं मानकर चलता हूं कि 4900 रुपए को उसने 2 हिस्सों में बांटा है। मैंने मान लिया ए और बी, मान लिया मैंने 4900 रुपए को ही उसने 2 हिस्सों में बांटा है ना। सपोज मैंने माना ए और बी में बांटा है। अब जो पहला हिस्सा है उस पर वो 9% ब्याज लेता है, और दूसरा जो हिस्सा है उस पर लेता है 12% ब्याज। और कह रहा दोनों केस में प्रत्येक स्थिति में बराबर समय है, यानी कि समय अगर मैं यहां टी मान लूं तो यहां भी टी मान लूंगा। दोनों जगह मैंने टी और टी समय मान लिया बराबर है। तो आप जरा मुझे बताना, जो पहला हिस्सा है, बच्चे सामने देखकर ना अपने कॉन्सेप्ट को याद करेंगे, जो पहला हिस्सा है उससे परसेंट ब्याज कितना मिलेगा? भाई 9% ब्याज है और टी समय के लिए, तो परसेंट ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 9t%, इतना ब्याज मिलेगा। मैं ब्याज निकाल रहा हूं, ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर इधर से ब्याज कितना मिलेगा? 12% है और टी समय के लिए, तो 12t%, इधर से इतना ब्याज मिलेगा। गुणा कर देंगे सीधा सीधा समय से परसेंट को, और उसने बोला है ब्याज जो मिलता है ना वो बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हमें यहां इनके मूलधन अलग अलग दिए गए हैं, तो पहले वाले को तो ए से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले को बी से मल्टीप्लाई करना है। मूलधन दोनों के अलग अलग हैं। ये जो 4900 रुपए है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, ए और बी। ए और बी को मैं इनके मूलधन मान लूं तो भाई ए पर 9% के हिसाब से टी वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ए गुणा 9t%। दूसरे पर बी पर 12% के हिसाब से टी वर्ष का ब्याज बी गुणा 12t%, और दोनों ब्याज को बराबर कर दो। भैया फॉर्मूला भी लगा लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और बराबर कर दो। यही आना है, यही बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, टी से टी उड़ गया, क्या मिलेगा? 9a बराबर 12b, 3 तिया 9, 3 चौके 12,
तो ए और बी का रेशियो क्या मिल गया, ए के सामने 4 और बी के सामने 3। यही मेरा आंसर है कि उनके द्वारा जो पैसा है ना उसका अनुपात पूछा है। तो हमें यहां 49 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने चीजें अनुपात में निकाली है। भाई दो हिस्सों में बांटा ए और बी, पहला वाला 9% और टी समय के लिए, दूसरा वाला 12% और टी समय के लिए। दोनों का ब्याज निकाल दिया और ब्याज को बराबर कर दिया, सवाल ने बोला है। रेशियो बन गया मेरा 4:3 का। ऐसा ही एक और सवाल है, जरा देखेंगे एक बार। यस, करेंगे भाई इस सवाल को। हाँ, टी से टी कैंसिल हो सकता है ना सर, बिल्कुल हो सकता है, किया भी है हमने। एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिस पर उसे क्रम से 4%, 5% और 6% का ब्याज मिलता है। कह रहा है वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत मतलब 1 साल की बात कर रहा है, वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। यस, ये लाइन को पॉइंट आउट करना है कि जो वर्ष का अंत है उसमें सभी बैंकों द्वारा जो ब्याज मिला है ना वो बराबर है, इंटरेस्ट इक्वल है। कह रहे उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए थे। यहां 3 बार आ गया, पिछले सवाल में 2 था, इस बार उसने क्या किया है, 3,70,000 को, 3,70,000 को उसने 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में। तो मैं ए बी सी मान लेता हूं, ए बी सी, ए बी सी। पहले वाले का दर कितना है 4%, दूसरे वाले का 5%, तीसरे वाले का 6%। और उसने बोला है वर्ष का अंत, यानी कि तीनों का जो समय है 1-1 साल है, ये भी 1 वर्ष, ये भी 1 वर्ष, ये भी 1 वर्ष। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा बच्चे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 एकम 4% ऑफ ए, मूलधन तो ए है ना। इसका ब्याज कितना हो जाएगा 5% ऑफ बी, भाई 5 एकम 5। इसका कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6% ऑफ सी। और उसने बोला तीनों का जो ब्याज है ना वो बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। वेरी सिंपल। मैं कह रहा हूं जितना यहां बड़ा सवाल है ना उतना ही आसान है, उतना ही आसान है ना। सर ये क्वेश्चन देखने में डरावना है, हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहां आप कहेंगे कि सर परसेंट से परसेंट उड़ा दो। अब 4a बराबर 5b बराबर 6c। बच्चे अनुपात चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं ए बी सी का अनुपात यहां से लेना चाहूं तो ए का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो ए वाले को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 5 छंग 30। बी का अगर चाहिए तो बी वाले को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 6 चौके 24। और सी का अगर हमें चाहिए, सी वाले को छिपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 5 चौके 20। 2 से कटेगा 15 बार, 2 से 12 बार और 2 से 10 बार। तो 15, 12, 10 ये अनुपात आ गया उनके मूलधन का। हो गया सवाल। आपके पास 3,70,000 है, इस टोटल को करके उसके बराबर कर दो। 15, 12, 27 और 10, 37 यूनिट का मान किसके बराबर है, 3,70,000 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, बटे 37, 37 से 37 गया, 10,000 के बराबर आएगा। तो 15 यूनिट का मान कितना है, 10,000 से गुणा करेंगे, 12 यूनिट का मान, 10 यूनिट का मान। हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चले। एक और सवाल दूं ऐसा ही जहां समय अलग अलग हो। ये रहा सवाल, करिए जरा इसको। देखो, 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रति वर्ष 9% की दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। भैया उसने 6600 रुपए को 2 भागों में बांटा है,
मैं ए और बी मान लेता हूं कि ए और बी में बांटा है। आप किसी बुक में देखेंगे ना तो एक हिस्से को x मानेगा, दूसरे को 6600 माइनस एक्स मानेगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर देगा, आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने ए और बी मान लिया। उसने कहा भाई जो पहला भाग है उसको 3 साल के लिए दिया है, तो 3 वर्ष समय है, और रेट दर कितनी है 10%। जो दूसरा भाग है उसको 4 वर्ष के लिए दिया है और उसकी दर कितनी है 9%। और कह रहा है जो यहां से साधारण ब्याज मिलेगा ना वो बराबर है। अब आप साधारण ब्याज तो बहुत अच्छे तरीके से सीखे हो कि सर अगर 10% ब्याज की दर है तो 3 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 3 धाम 30%, और मूलधन है ए। अगर यहां ब्याज की दर 9% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 9 चौके 36%, और मूलधन है बी। ब्याज बराबर कहा है, बराबर कर दिया, हो गया सवाल। कुछ भी तो नहीं है सवाल में भाई, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ये जाएगा आपका 6×5 = 30, 6×6 = 36। ए और बी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ए के सामने 6 और बी के सामने 5। आप कहेंगे 6 और 5, 11 यूनिट का मान किसके बराबर, 6600 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो 11×6 = 66, 600 के। आपसे कह रहा है बताओ कितना कितना पैसा है, तो 6 यूनिट का मान 6×6 = 3600 और 5 यूनिट का मान 6×5 = 3000। हो गया सवाल। 3600 और 3000, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो अब आप आराम से कर सकते हो इस तरह के सवालों को, है ना, जहां ब्याज बराबर हो, चाहे समय बराबर हो या ना हो। ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को। एक व्यक्ति 75,000 की धनराशि 75,000 की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। भाई मान लो मैं हूं, मैंने 75,000 रुपए लिए 7% की दर पर 3 साल के लिए, लेकिन मैंने वो अपने यूज के नहीं लिए, मैंने तो बिजनेस के लिए लिए हैं। मैंने वही 75,000 तुम्हें दे दिए और मैंने दिए 5% पर। आप स्टूडेंट हो और 3 साल के लिए, तो मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा। देखो आगे से तो मैंने 7% पे लिए हैं 3 साल के लिए, और तुम्हें दे दिए 3% पर, सॉरी 5% पर, और 3 साल के लिए 2% का नुकसान मुझे हुआ कि नहीं, यस। तो आपको वही बताना है कितना नुकसान यहां हुआ है। देखो यहां हम देख पा रहे हैं कि 75,000 रुपए जब लिए गए तो 7% पर लिए हैं और 3 वर्ष के लिए, और जब दिए हैं आगे तो 5% पर दिए हैं 3 वर्ष के लिए। तो लिए तो 7% पर हैं 3 साल के लिए और दिए 5% पर हैं 3 साल के लिए, तो नुकसान हो जाएगा। अब सबसे पहले यहां बताओ यहां ब्याज कितना मिलेगा, सर 7×3 = 21% ब्याज यहां मिलेगा। यहां कितना ब्याज मिलेगा, 5×3 = 15% ब्याज मिलेगा। देखो मुझे 21% ब्याज तो देना है और मुझे मिलेगा कितना, 15%। मैंने जिस पैसे लिए हैं उसे तो मुझे ब्याज देना है ना भाई, तो मैं दूंगा 21% ब्याज, क्योंकि मैंने उससे इतना पैसा लिया है और मैंने आगे पैसा उठाया है, वहां से मेरे पास कितना ब्याज आएगा, केवल 15%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 21 में से 15 गए तो 6% की हानि हो गई। बच्चे क्या ये हम कह सकते हैं कि 6% की हानि हो गई, बस हो गया सवाल। 75,000 का 6% निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कितने की हानि हुई है। ये गया 600, 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 3 = 45, तो 4500 रुपए की हानि हो गई। आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। कर सकते हो ऐसे, यस। आगे चलो नेक्स्ट। ऐसा सवाल बड़ा फेमस था पहले, अब पता नहीं क्यों नहीं आते हैं ऐसे सवाल, लेकिन पहले तो हर एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत आते थे कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र में इतने इतने पैसे बांटे, ये किया वो किया। तो चलो देखते हैं, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा।
सवाल करें किसी व्यक्ति ने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले दो पुत्रों में 1,45,600 रुपए विभाजित किए। दोनों पुत्रों ने अपने हिस्से को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। दोनों ने 10-10% पर। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धन राशि मिलती है। बच्चे, बराबर धन राशि मिलने का मतलब क्या है? मूलधन, सॉरी मिश्र धन अमाउंट की बात कर रहा है। मैंने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किया, आपने किया 80,000 रुपए जमा दूसरे बैंक में, और कुछ समय बाद दोनों को बराबर पैसा मिला। बराबर पैसा मिला का मतलब है मेरा 1,00,000 प्लस उस पर मिला हुआ ब्याज, आपका 80,000 प्लस उस पर मिला हुआ ब्याज बराबर है। मतलब हम अपने मिश्र धन अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो यहां उसने कहा कि जब वो 18 साल के होंगे ना दोनों, तो उनको मिलने वाला पैसा बराबर है, मिश्र धन उनका बराबर है। तो छोटे पुत्र को कितनी राशि, छोटे पुत्र ने कितनी राशि ब्याज पर दी? ओके, चलो करते हैं सवाल। भाई टोटल पैसा कितना है? 1,45,600, और उसने दो पुत्र में बांटा। मान लेते हैं ये छोटा वाला है, ये छोटा वाला है सी, और ये बड़ा वाला है बी। B4 बड़ा और C4 छोटा छोटा, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। उसने कहा जो बड़ा वाला है उसकी उम्र 15 वर्ष है, जो छोटा वाला है उसकी उम्र कितनी है? 13 वर्ष है। बच्चे एक लाइन पे स्पेशल गौर करना। उसने कहा जब उनकी उम्र 18 वर्ष होगी तो उनको बराबर धनराशि मिलेगी। अब सुनना मेरी बात, 18 वर्ष के जब दोनों होंगे तो उनको मिश्रधन बराबर मिलेगा। सबसे पहले मुझे बताओ, जब छोटे वाला 18 वर्ष का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? भाई जब ये 13 साल का था बच्चा, जब उसने ब्याज पर पैसा उठाया, और जब ये 18 साल का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा? 13 से 18, सर इसको मिलेगा 5 वर्ष का ब्याज। और जब ये 15 वाला 18 साल का होगा तो इसे कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? सर इसे मिलेगा 3 वर्ष का ब्याज। भाई जब ये 13 वाला 18 साल का होगा इसको तो 5 साल का ब्याज मिलेगा, और जब ये 15 साल वाला 18 साल का होगा इसको 3 साल का ब्याज मिलेगा। हमें तो वो समय निकालना है ना जितने साल का ब्याज मिला। कौन कितनी उम्र का है हमें इससे क्या मतलब? हमें मतलब है कितने वर्ष का ब्याज मिला है। इसको 5 साल का, इसको 3 साल का। दोनों केस में दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हैं, 10% और 10%। अब एक बात उसने स्पष्ट बोली है कि भैया उनको मिलने वाली जो धनराशि है ना वो बराबर है, मिश्र धन बराबर है। तो सबसे पहले इसका मिश्र धन निकालते हैं। तो भाई इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50%। इसका ब्याज कितना है? 10%, और 5 साल से गुणा कर दिया 50%। इसका ब्याज कितना है? 10 तिया 30%। इसका ब्याज 30%। अगर मैं मिश्र धन अमाउंट की बात करूंगा तो ब्याज को किस में जोड़ देते हैं? आप कहेंगे 100% में। तो 100% में जोड़ेंगे तो 150%, और छोटे वाला यानी कि सी से गुणा कर दिया। और इसका मिश्र धन 100 में जोड़ेंगे तो 130%, और इसका मूलधन कितना है? बी, बड़े वाला। और दोनों का मिश्र धन बराबर है तो बराबर कर दिया। हमने अमाउंट निकाला, पहले तो ब्याज निकाला, 10% गुणा 5 50%, 10% गुणा 3 30%। ये तो ब्याज है। मैंने कहा जब भी मिश्र धन निकालना है तो 100% मूलधन है, उसमें ब्याज जोड़ दो तो 150%, और 100% में जोड़ेंगे तो 130%। इनके सी और बी से गुणा कर दिया क्योंकि ये इनका पैसा है, छोटे और बड़े वाले का। बस यहां से इनका रेशियो बना दो, हो गया सवाल। ऐसे तो सवाल करते आ रहे हैं ना, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो हटा दो। तो सी और बी का रेशियो क्या हो गया? इसके सामने 13 और इसके सामने 15। दोनों को जोड़ेंगे 15 13 28। यूनिट का मान किसके बराबर है? ये रहा 1,45,600 के। एक यूनिट का मान किसके बराबर होगा? बटे 28।
तो 28 पंजे 140, 5 28 दूनी 56, 5200। एक यूनिट का मान आ गया 5200, एक यूनिट का। अब कह रहा है कि छोटे वाले ने कितना पैसा दिया, तो उसने तो 13 यूनिट दिया, तो 13 गुणा 5200, तो 0 0, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 67, तो 67,600 रुपए इसने ब्याज पर दिया। ये कह रहा है सर केवल ब्याज को बराबर कर दो। नहीं, ब्याज को बराबर नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि इसका तो 5 साल का ब्याज है और इसका 3 साल का ब्याज है। कैसे आप बराबर कर दोगे ब्याज को? ब्याज बराबर जरूरी थोड़ी है ब्याज बराबर हो। इसको 5 साल का ब्याज मिला 10% पर, इसको 3 साल का ब्याज मिला 10% पर, तो 50% 30% के बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। और ये 10 या 30% किसका? इसके मूलधन का। और ये 50% किसका? इसके मूलधन का। आप तो कुछ लॉजिकल बात ही नहीं कर रहे हो। ब्याज बराबर नहीं करेंगे। उसने बोला है कि जो मिलने वाला पैसा है वो बराबर है, जो चीज बोला है उसी को ही बच्चा हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। जरा ये सवाल करना। अब कल से बच्चे जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशान किया होगा इसने, लेकिन हो गया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा और ज्यादा परेशान करेगा। डरना मत, परेशान करेगा अपनी कैलकुलेशन में, कॉन्सेप्ट में नहीं करेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी उसकी ऐसी है कि आपको थोड़ी सी परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ हो, थोड़ी सी शॉर्टकट वॉटकट ढूंढ के अपना जुगाड़ करेंगे। डोंट वरी। जैसे परसेंटेज में मैंने आपको कुछ चीज याद करवाई थी ना, टेबल वगैरह, तो तैयार हो जाओ। चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम लोग एक टेबल याद करने वाले हैं, और अगर वो टेबल आपने याद कर लिया तो मान लो चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा। चलो देखते हैं। उसने कहा 5,000 रुपए की राशि 18 महीने में साधारण ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर से कितनी हो जाएगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो अर्धवार्षिक बच्चे, ऐसा सवाल हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज में बनते हैं, लेकिन मैंने रख दिया साधारण में सवाल बनता है नहीं। चक्रवृद्धि में तो ऐसे बहुत डीप में जाकर हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि जो ब्याज की दर है ना, वो कितनी है? वो 20% वार्षिक है। वार्षिक, वार्षिक। अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूंगा, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक दर हाफ ईयरली रेट, तो याद रखना अर्धवार्षिक का मतलब है वार्षिक दर को 2 से डिवाइड करना। भाई, वार्षिक दर का मतलब क्या है? 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अर्धवार्षिक का मतलब है आधी साल में मिलने वाला ब्याज। तो जो ब्याज की दर होगी अर्धवार्षिक, वो भी तो आधी हो जाएगी, यानी कि 10% हो जाएगी अर्धवार्षिक। और हमारे पास जो समय है बच्चे वो कितना है? 18 महीने। अब अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने होते हैं ना, हाफ ईयरली का। तो यानी कि 6 महीने में मुझे 10% ब्याज मिलता है। 6 महीने में मुझे 10% ब्याज मिलता है। तो 18 महीने में कितना मिलेगा भैया? 6 महीने, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। 6 महीने में 10%, दूसरे वाले 6 महीने में भी 10%, और तीसरे वाले 6 महीने में भी 10%। भाई 18 महीने को मैंने 6-6 महीने में तोड़ दिया। अब मुझे पता है कि ब्याज की जो दर है अर्धवार्षिक वो 10% है। हर 6 महीने में 10% ब्याज मिलता है। तो भैया 18 महीने में कितना मिलेगा? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 10%, 10%, 10%। टोटल कितना हो गया? कुल ब्याज कितना हो गया? सबको जोड़ दो। कुल ब्याज हो गया 10, 10, 10, यानी कि 30%। कितना हो गया? 30%। बस आप 5,000 का 30% निकाल दो, ब्याज पता चल जाएगा आपको। ये आ जाएगा 5 दिया 1,500 रुपये। ये तो ब्याज आ गया।
उसने क्या पूछा है, उसने मिश्रधन पूछा है ना, कितनी हो जाएगी। उसने पूछा है पैसा जो है कितना हो जाएगा, अमाउंट्स टू कितना हो जाएगा। अगर मिश्रधन की बात करेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन है 5,000, उसमें 1,500 जोड़ दो, यानी कि 6500, ये मिश्रधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवाल जो हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बनेंगे। अब यहां पर बच्चे होता है आपका जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस नहीं, टॉपिक खत्म। साधारण ब्याज वर्कशीट पर ध्यान दो, क्लास नोट्स पर ध्यान दो। कल से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और कल की जो क्लास होगी चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक होगी, बेसिक। और उसमें हम हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ही मैं आपको करा पाऊँ, नहीं तो बहुत डिटेल में आपको बेसिक पढ़ाऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे लगता है, तब जाकर हम आगे चीज़ों को आसान बना पाएंगे। जैसे हमने साधारण ब्याज में बहुत बेसिक सीखा था ना पहली क्लास में, और उसी का ही देन है कि लास्ट क्लास तक आपको मज़ा आया साधारण ब्याज में। नहीं तो बच्चे भाग लेते हैं इस चैप्टर को देखकर, इन दोनों चैप्टर्स को। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको ऐसे ही मजा आने वाला है। क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म होगी क्योंकि चैप्टर ही खत्म हो गया आपका। तो चलिए कल हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।